हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। फिजिकल केमिस्ट्री का यह लास्ट चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे जरूर आप देख रहे होंगे। आप यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आगामी 2022 के लिए और वो आप 12th में हो तो जरूर ये वीडियो देखिए और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जो केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या जो पूछ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं और आपके पास नोट्स होगा, उसके द्वारा देखिए। और यदि कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे जरूर कमेंट के द्वारा लिखिए। तो आई होप पीछे वाले वीडियो आप सभी देखे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हाजिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको पृष्ठ रसायन में सबसे पहले आता है उत्प्रेरण। ये सबसे पहले आपको उत्प्रेरण देखना है कि उत्प्रेरण होता क्या है, उत्प्रेरण कैसे कार्य करता है, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में करता क्या है, ये सारी चीजें। तो उत्प्रेरण आप ऐसे जानते होंगे कि इसका खोज बर्जीलियस किया था। और बर्जीलियस कब किया था? 1836 ईस्वी में। 1836 ईस्वी में बर्जीलियस ने उत्प्रेरण का खोज किया था और वो देखा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की यदि गति बढ़ाना हो या घटाना हो तो उत्प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। ये किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी देता है या घटा देता है। तो अभिक्रिया की गति, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि अभिक्रिया की गति या तो बढ़ा देता है और नहीं तो घटा देता है। खोज कौन किया? बर्जीलियस ने। खोज कौन किया? बर्जीलियस ने किया। बर्जीलियस ने 1836 ईस्वी में उत्प्रेरण का खोज किया। इसके बाद इंपॉर्टेंट देखा जाए, यह अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है या घटाता है। खोज इसका बर्जीलियस 1836 ईस्वी में किया। इसका देखा जाए उत्प्रेरण के प्रकार, दूसरा उत्प्रेरण के प्रकार काफी इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरण के प्रकार कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसके प्रकार मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक समांगी होता है, एक समांगी उत्प्रेरण होता है और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है कि कोई अभिकारक या प्रतिफल और उत्प्रेरण की एक ही अवस्था होती है। मतलब ठोस है अभिकारक तो उत्प्रेरक भी ठोस लिया जाएगा और अभी प्रतिफल भी उसका ठोस बनेगा, तो उसको कहा जाएगा समांगी उत्प्रेरण। और विषमांगी में यदि प्रवस्था बदल जाता है, अभिकारक और उत्प्रेरण की अवस्था बदल जाता है, तो उसको कहा जाता है विषमांगी उत्प्रेरण। यदि इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो मान लेते हैं कि 2SO2 प्लस 1/2 O2 एरो के ऊपर यदि इसे हम V2, इसे हम NO ले लेते हैं, यदि NO ये बनाता है 2SO3। तो आप देखिएगा कि ये भी गैस है और ये भी O2 क्या है? गैस है। SO3 भी आपका गैस है और NO भी क्या है? गैस है। तो वैसे उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरण की प्रवस्था एक ही होती है उसको कहा जाता है समांगी उत्प्रेरण। विषमांगी में अवस्था बदल जाती है। जैसे आप एग्जांपल याद रखें कि SO2 में यदि SO2 में 1/2 O2 यदि इसको ले लिया जाए, V2O5 और ये 2SO3 बन जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहेंगे SO3 सिर्फ, ये कहेंगे। इसको देखिए, ये सॉलिड हो गया और ये आपका गैस है और ये भी क्या है? गैस है। ये भी क्या है? गैस है। तो अवस्था बदल गया। उत्प्रेरण देखिए, यहाँ पे गैस लिया गया लेकिन यहाँ पे क्या लिया गया? यहाँ पे आपको सॉलिड ले लिया गया, सॉलिड में। तो ये प्रवस्था बदल गया, उत्प्रेरण यहाँ बदल गया, इसलिए ये विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। विषमांगी उत्प्रेरण इसको कहेंगे। तो आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट में, जैसे इसके आगे में एंजाइम उत्प्रेरक क्या है? एंजाइम उत्प्रेरक क्या है? एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में यदि देखा जाए तो एंजाइम उत्प्रेरक जो होता है वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। ये क्या होता है?
नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। एंजाइम उत्प्रेरक, देखिए ये उत्प्रेरक क्या है, ऐसे ही मिलेगा, लेकिन ये जो भी एंजाइम उत्प्रेरक होता है ये शरीर में पाया जाता है, तो इसीलिए ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है और इसका उच्च आणविक पदार्थ होता है। ये जब ही रहेगा तो जीवित कोशिका में रहेगा, फिर ये क्या जीवित कोशिका में पाया जाता है, ये मृत कोशिका में नहीं रहेगा, जीवित कोशिका में पाया जाता है, जीवित कोशिका में पाया जाता है। और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है और उच्च आणविक द्रव्यमान होता है, इसको कहेंगे एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वास्तविक घोल, वास्तविक घोल। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कोलाइड, 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 और इसके बाद ध्यान रखना है निलंबन, इसके बाद निलंबन। तो वास्तविक घोल जो आप जैसे देखते हैं पानी है, एक पानी और चीनी है, वास्तविक घोल है, मतलब कि इसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण की अवस्था एकदम एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उसको कहा जाता है वास्तविक घोल। और कोलाइड कहते हैं जैसे रक्त, रक्त में देखिए ठोस पदार्थ होता है और एक आपको लिक्विड है, तो वो क्या है, कोलाइड है। दूध आपका क्या है, कोलाइड विलयन है। तो कुछ उससे निकल जाता है, कुछ ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, उसको कोलाइड कहते हैं। निलंबन इतना ठोस पदार्थ होता है जैसे नाली का पानी हो गया, ये निलंबन है, क्योंकि इसको हम छना पत्र से छान सकते हैं। तो वास्तविक विलयन, इसके बाद कोलाइड और निलंबन। इसके कणों का आकार आपको ध्यान रखना है। वास्तविक घोल के कणों का आकार होता है 10 के पावर -8 इस से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, इसका होता है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। इसके बाद निलंबन का आकार होता है 1000 एंगोस्ट्रॉम। यदि आप इसको एंगोस्ट्रॉम को बदलते हैं तो इसको लिख सकते हैं 10 का पावर कितना लिखिएगा 3, और एंगोस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है -10, तो ये देखिएगा कि लगभग -7 आ गया, पावर क्या हो गया -7 एंगोस्ट्रॉम। तो ये लगभग इसके बीच और इससे बड़ा, और इससे कोलाइडी से बड़ा लेकिन इससे छोटा, तो ये क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है। तो निलंबन का आकार होता है 10 के पावर -7, या आप 1000 एंगस्ट्रॉम याद रखेंगे, और 10 के पावर -8 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर वास्तविक गोल का होता है, वास्तविक गोल का होता है। और इसके बाद कोलाइडी का होता है 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5, और निलंबन का होता है 10 के पावर -7 कहिए या इसको 1000 एंगस्ट्रॉम कहिए, ये मीटर में है, ये मीटर में हो जाता है। तो ये कोलाइडी का वर्गीकरण आपको ध्यान रखना है, कोलाइडी के वर्गीकरण, कोलाइडी के वर्गीकरण। पांचवा जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कोलाइडी के वर्गीकरण, कोलाइडी के वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में देखिए कई तरह से वर्गीकरण किया जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। कोलाइडी का वर्गीकरण पहला होता है अवयवों के अवस्था पर, ये अवयवों के भौतिक अवस्था पर इसका वर्गीकरण लगभग 8 प्रकार के होता है। जैसे ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ठोस में गैस, फिर आपको द्रव में गैस, द्रव में ठोस और द्रव में द्रव, इसके बाद गैस में गैस, गैस में द्रव, इतना चीज आता है। तो ये 8 प्रकार के हो जाते हैं। ये 8 प्रकार के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी का वर्गीकरण है। कोलाइडी के वर्गीकरण आप ठीक से कर लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सॉल क्या है, क्या क्या मिलके बनता है, धुआं क्या है, पनीर क्या, किस अवस्था से मिलकर बनता है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये वीडियो लंबा होने के कारण से इसे पूरा आपको दिखाया नहीं गया, लेकिन आप इसे जरूर पढ़ लेंगे। ये भौतिक अवस्था के आधार पर, तो पहले आपको भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ लेना है कि प्रकार कितने होते हैं, भौतिक अवस्था। इसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आकर्षण बल के आधार पर कौन कौन होते हैं, आकर्षण बल के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर। इसके बाद जो तीसरा आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है परिक्षेपित
कणों के आधार पर, परिक्षेपित कणों के आधार पर, ठीक है, कणों के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें देखिए दो प्रकार के, इसमें तो 8 प्रकार देख लिए कि भौतिक अवस्था पर 8 प्रकार से बांटा गया, आकर्षण बल के आधार पर 2 प्रकार से, और परिक्षेपित माध्यम के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया। ये 8 प्रकार में आपको ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ऐसे करके 8 प्रकार, और इसके उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखिएगा। आकर्षण बल के आधार पर लायोफोबिक और एक लायोफिलिक होता है। लायोफोबिक और लायोफोबिक का मतलब होता है डर लगना। इसका मतलब कि यदि परिक्षेपित माध्यम और परिक्षेपित कण के साथ बहुत ज्यादा लगाव होता है तो वैसे कोलाइडी को कहते हैं हम लोग लायोफिलिक कोलाइड। और लायोफोबिक में क्या होता है कि परिक्षेपित माध्यम और परिक्षेपित कण एक दूसरे से स्नेह नहीं रखते हैं, उसको कहा जाता है लायोफोबिक कोलाइड। तो ये 2 प्रकार के परिक्षेपित कणों के आधार पर 3 तरह के, एक बहुआण्विक होता है, एक बृहत आणविक होता है, और एक मिसेल होता है। 3 प्रकार के होते हैं मिसेल। आप जैसे साबुन देखते हैं तो साबुन जो मैल को हटाने का काम करता है वो मिसेल के द्वारा मैल को बाहर कर देता है, तो मिसेल आप समझ गए। इसके बाद जो अगले पहला जो होता है बहुआण्विक, जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है या बड़ा होता है आकार, और तीसरा होता है बृहत आणविक। तो ये 3 पार्ट। तो भौतिक अवस्था के आधार पर 8 गो, आकर्षण बल के आधार पर 2 गो, और परिक्षेपित कणों के आधार पर 3 प्रकार। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कोलाइडी के गुण। कोलाइडी के गुण क्या है? कोलाइडी के गुण, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कोलाइडी में कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे प्रकाशीय गुण में क्या होता है, वैद्युतीय गुण में क्या होता है, और इसके बाद आपको गतिज गुण में क्या होता है। ये तीनों चीज को ध्यान में रखना है आपको, प्रकाशीय, गतिज और विद्युतीय। प्रकाशीय, गतिज और विद्युतीय, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट में आपको लिख देते हैं, जैसे कोलाइडी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कोलाइडी में क्या क्या वर्गीकरण के आधार पर आप देख लिए, और कोलाइडी के अब गुण देखना है कि अब गुण क्या क्या होते हैं। तो गुण कौन कौन से होते हैं ये देखिए। आप यदि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस आधार पर पढ़ना आपको अति आवश्यक है। ये एग्जाम की समझिए अंतिम तैयारी है। इसके बाद अब क्या तैयारी होगी, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको स्मार्ट तैयारी की जरूरत है। पेपर कैसे आते हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वैसे यदि तैयारी करेंगे तो केमिस्ट्री आपको टफ नहीं लगेगा, आसानी से आप कवर कर पाएंगे। और टाइम भी है आपके पास 60 दिन, तो उसमें आप जरूर इसे कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग कोलाइडी के गुण में कौन कौन से, ये आपका छठा पॉइंट है। तो कोलाइडी के गुण में कौन कौन से पार्ट आपको देखना है, 3 पार्ट देखना है। कौन कौन? 3 पार्ट। पहला पार्ट आपको देखना है प्रकाशीय गुण देखना है। इसके बाद गतिज गुण देखना है। इसके बाद आपको वैद्युतीय गुण देखना है, वैद्युतीय गुण। प्रकाशीय गुण में आपको टिंडल प्रभाव, काफी इंपॉर्टेंट है कि टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं। तो कोई भी कोलाइडी विलयन में आप लाइट मारते हैं ना, तो एक पॉइंट से वो छितरा जाता है, चारों तरफ जो लाइट छितराता है इसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। और गतिज गुण में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कोलाइडी जो होते हैं ना, उसके कण जो होते हैं जिग जैग गति करते हैं, इधर से उधर। जैसे आप मक्खी की गति देखे होंगे, इधर से उधर करता है, तो उसको कहते हैं ब्राउनी गति। तो इसकी खास गुण जो है वो ब्राउनी गति है। अब प्रकाशीय गुण, जिसमें प्रकाश जब जाएगा, लाइट, यदि आप रक्त में लाइट मारते हैं तो एक पॉइंट से वो चारों ओर छितरा जाता है, इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। गतिज गुण में कोलाइडी के जो कण होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। इसका खोज जो किया था वो
आपको 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तो अपने नाम पर रख दिया ब्राउनी मोशन, उसको ब्राउनी गति कह दिया। तो इसमें आप टिंडल पर बहुत ध्यान रखना है और इसमें आपको ब्राउनियन मोशन याद रखना है। अवैद्युतीय गुण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कोलाइडी के उपयोग, कोलाइडी के उपयोग भी आप देख लेंगे कि कोलाइडी का उपयोग क्या है। कोलाइडी के उपयोग, कोलाइडी के उपयोग आपको देखना है। और सबसे लास्ट पॉइंट में आपको पायस देख लेना है कि पायस किसको कहते हैं। पायस एक कोलाइडी ही है। ये दोनों के माध्यम, यदि किसी भी कण को 2 बिलियन को आप मिलाते हैं, यदि वो कोलाइडल स्टेट में स्थित रहता है या कोलाइडल स्टेट में वो मिलता है तो उसको कहा जाता है पायस। पायस भी 2 प्रकार के होते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पायस में क्या है, तो कोलाइडी के उपयोग ध्यान रखना है। ये भी ज्यादा खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पायस आपको देख लेना है, पायस इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये हो सकता है। तो आपको 8 पॉइंट इसमें लाए हैं सरफेस केमिस्ट्री में, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर था। इसके बाद आपको हम इनऑर्गेनिक के बारे में देखेंगे कि इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से है, क्योंकि ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो अब कहाँ से आते हैं, चैप्टर भी बहुत बड़ा है और समझ नहीं आता है कि किधर से पढ़ें और किधर लास्ट करें, ताकि एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन करें और स्कोर अच्छा बन सके, वो दिक्कत होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनऑर्गेनिक में भी ऐसे ही करके आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करा दें, ताकि आप उसके तहत तैयारी अच्छे से कर लेंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे। आप पीछे की वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिए, ये 5 चैप्टर का जरूर आप इसे पढ़ें और इसके आधार पर जरूर अपनी तैयारी को दृढ़ करें, मजबूत करें, ताकि आगामी एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।